नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और चलते हैं जरा बिहार की राजधानी पटना। बीजेपी दफ्तर को हजारों लोगों ने घेर लिया। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, भागे, लोकेशन बदल दी मीटिंग की। मंत्रियों की हालत, वो मंत्री जो सुबह से शाम तक लगता है कि बिहार उन्हीं के इशारों पर चल रहा है, उन्हीं के इस उंगली पर, एक उंगली पर उन्होंने पूरे बिहार को उठा रखा है। नित्यानंद राय से लेकर के और जितने तोपची हैं, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री तक, गाड़ी छोड़ के पैदल भागना पड़ा है। बीजेपी दफ्तर के पिछले दरवाजे से फांद फांद करके भागना पड़ा। और नड्डा पटना आकर के नीतीश कुमार से बगैर मुलाकात के दिल्ली वापस निकल लिए। इस खबर को एक मीडिया हाउस के अलावा मैंने सर्च बहुत किया, छोटे में है कई छोटे पोर्टल्स में, लेकिन बड़े जो इस देश में दिशा और दशा तय करने वाले गिद्ध हैं, वहां कहीं नहीं था। सब गायब कर गए हैं, सब इस खबर को पी गए और खा गए। खबर मैं आपको दिखा दूं क्या वहां चल रही है, पहले वो दिखा दूं वो चला क्या रहे हैं और हकीकत क्या है। यही फर्क समझना है। और मिड डे मुद्दा आज इसी पर है, तो जरा पहले दिखा दीजिए। भाव को पहले ले आइए, पहले तो साथ साथ देखेंगे हम। स्वागत है भाव। जरा पहले चार खबरें हम आपको दिखाते हैं जो इस देश में सबसे ज्यादा चिंता जिस पर है मीडिया को। देखिए, क्या बिहार में टूट सकता है आरजेडी कांग्रेस गठबंधन? तेजस्वी यादव के बयान ने कैसे बढ़ाया सियासी पारा? इंडिया गठबंधन में इस समय बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उनके इस बयान के बाद गठबंधन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी ने बयान पर रिएक्ट करते हुए कहा, ख्वाब देखना बंद करें तेजस्वी यादव, आपके पास अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। अगला दिखा दीजिए, हेडलाइन दिखाइए। ये चल रहा है बिहार पर खबर, आप तलाशेंगे तो ये मिलेगी। और सब पे ऐसे ही लग रहा है कि साउथ ब्लॉक से कहा गया कि आज ये उठाओ सुबह से। सारे पोर्टल्स पे आप देखिए लैंग्वेज वही मिलती जुलती। तेजस्वी के बयान पर घमासान, एनडीए ने बताया महागठबंधन में फूट, राजद कांग्रेस सफाई दे रही। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, तो क्या टूट जाएगा बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन? टीवी 9 वाला याद करिए, सब सेम लैंग्वेज। तेजस्वी यादव के बयान के बाद गरमाई राजनीति। नेक्स्ट, 243 सीटों पर लड़ रहा तेजस्वी, कांग्रेस पर दबाव या कार्यकर्ताओं का जोश हाई करने की कोशिश, क्या है बयान के मायने? अब यही रुकेंगे, चार मैंने दिखा दिया है तो 40 ऐसे। अब ये जरा पढ़िएगा। मुजफ्फरनगर के कांटी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, लालू यादव की उपलब्धियों का जिक्र किया और अंत में कहा हम फिर आएंगे। तेजस्वी के इस बयान को कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जो भी है। और टीवी 9 वाला याद करिए कि 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है। ये कोट अनकोट करिए इसको, 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है। ये एक सिंबोलिज्म है कि हम, ये तो और ताकत दिखाता है कि जहां कांग्रेस लड़ रही है, जहां माले लड़ रहा है, वहां भी अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे ना कि वहां भी ये मानना कि तेजस्वी लड़ रहा है चुनाव। ये कैसे ट्विस्ट देते हैं। ये पूरा का पूरा जितना ये मोदी कुनबा है, चाहे मीडिया हो चाहे मोदी हो, ये सब देश को मूर्ख मानते हैं। मोदी अगर कहते हैं कि 543 सीटों पर मोदी लड़ रहा है, तो क्या चलाएंगे ये? मोदी ने साथियों के कंधे पर रखा हाथ, कहा साथ साथ लड़ेंगे चुनाव, मोदी ही हर जगह लड़ेंगे। और तेजस्वी ने कह दिया 243 पर फूट पड़ गई। मोदी जी ने ये गुजरात बड़ा में कहा था भाऊ। गुजरात में मोदी जी ने कहा था आशीष जी कि आप कैंडिडेट मत देखिए, आप मुझे देखिए, सोचिए कि हर हाँ, सीट पे नरेंद्र मोदी है। हर सीट एग्जैक्टली। हाँ, आपने बहुत सही गुजरात का याद दिलाया। हर सीट पर ये कहीं भी बड़े नेता कहते हैं कि भैया अपने कार्यकर्ता में जोश आता है कि हर सीट पर यहां मत देखना कि कांग्रेस का हाथ का पंजा है या माले का चुनाव चिन्ह है या मुकेश सहनी का चुनाव चिन्ह। हर सीट पर तेजस्वी है। ये गठबंधन की ताकत बढ़ाने वाला स्टेटमेंट था। और ये जाहिल उल्टा चला रहे हैं, रिवर्स गियर फट से ऐसे मार देते हैं पलटे। नहीं नहीं असली खबर नहीं, क्या है? आशीष जी जाहिल नहीं है।
ये टूल किट है, ये टूल किट है कि पूरा हवा उठा दो, टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया। एनडीए गठबंधन को मैं याद दिलाता हूं, मैं 2 सेकंड ले रहा हूं आपके फ्लो में से, मुझे माफ कीजिएगा। जब एनडीए गठबंधन बना था तो आपने देखा होगा कि रोज इंडिया गठबंधन तोड़ते थे। आज नीतीश ने इधर देख के छिक गया, इंडिया गठबंधन टूट गया, नीतीश जल्दी चले गए, इंडिया गठबंधन टूट गया। आज गाड़ी का दरवाजा जोर से लगाया, इंडिया गठबंधन टूट गया। आज राहुल के तरफ से देख के जवाब नहीं दिया नमस्ते का, इंडिया गठबंधन टूट गया। कि जब तो तोड़ने पे लग, मैंने कहा सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। जब इंडिया गठबंधन टूटने के लिए ही पीएमओ में बैठा हुआ एक अधिकारी 24 घंटे चश्मा पहना हुआ है कि टूट गया टूट गया टूट गया, बेचारे ने इतना टूटने का ये किया कि अपने चश्मे पे क्रैक लगा दिया, कोई भी चीज उसको क्रैक में दिखाई देती है। तो ये अच्छा प्रॉब्लम ये है कि आपको कल भी अपने यहाँ एक युवा पत्रकार आया था, उसने भी एक उदाहरण दिया था, पत्रकारों को कुछ तो अकल लगानी चाहिए। उसने जो चिप वाला नोट वाला दे दिया था, नोट चिप में, उसने कहा था वो एंकर नहीं, कम से कम अरे किसी ने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन आपको ये तो होना चाहिए ट्रेस कैसा होगा, इतनी छोटी नोट में ऐसा क्या लगेगा, वो लग ही नहीं सकता, तो आपने कैसा बोल दिया? और श्वेता जी ने बोल दिया। अब श्वेता जी को लोग पकड़ते तो भगती फिरती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं बोला। तो कुल मिलाकर यहाँ पे दिमाग लॉकअप में रख के आए हैं। यहाँ पे रोबोट बैठे, लोग कहते हैं ना रोबोट काम करेगा, अरे रोबोट भी रिजेक्ट करेगा ऐसे आइडिया को। रोबोट करेगा, इट डजंट सूट, इट डजंट साउंड व्हाट यू से। यहाँ तो गुलाम है, यहाँ गुलाम है। असली खबर आप देखेंगे, जिस खबर को नहीं दिखाया, जिस खबर को दिखाना चाहिए। चित्रांश जी, न्यूज लॉन्चर लोग इसीलिए देखते हैं, मैं आज बाहर हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, और लोग यही कहते हैं कि हमको तो जो कुछ समझ में आता है तो न्यूज लॉन्चर से समझ में आता है देश में क्या चल रहा है। तो दिखाइए, खबर दिखाइए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। सम्मानित दर्शकों के लिए, उन्हीं के लिए है, जो असली खबर दिखाइए। खबर क्या है, लाइए भैया खबर दिखाइए। ये तो पोस्टर में दिखा रहा हूं, जनता की पुकार, नड्डा जी फरार। ऑफिस के बाहर बर्खास्त संविदा कर्मियों का प्रदर्शन, बवाल के बाद नड्डा की बैठक की लोकेशन बदली, अब स्टेट गेस्ट हाउस में होगा मंथन। हजारों बर्खास्त संविदा कर्मियों ने बीजेपी दफ्तर घेरा, बिहार में बीजेपी के नेता जनता का सामना नहीं कर सकते, सिर्फ भाग सकते। ये पोस्टर था। अब खबर देखिए, इसको खबर मत मानिएगा, खबर अब देखिए। लाइए भैया फटाफट लाइए हेडलाइन। बीजेपी ऑफिस में घुस नहीं पाए नड्डा, गेस्ट हाउस भागना पड़ा। तेजस्वी बोले लॉ एंड ऑर्डर बेहाल, कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते बदली थी नड्डा की बैठक की लोकेशन। नेक्स्ट हेडलाइन, अगली हेडलाइन देखिए। सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपना रही, नड्डा को घेरने वाले बर्खास्त संविदा कर्मी बोले 7,480 लोगों को हटाया, 7 बहाली हो, हमें तोड़े नहीं। फूट डालो राज करो, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बर्खास्त संविदा कर्मी बेचारे जो हैं, जिनके घर में 6-6 लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब नौकरी बहाल होगी और कब हमको रोटी नसीब होगी। अब लाइए भीतर खबर भाव, बस 1 मिनट लेंगे, भीतर खबर देखिएगा जरा। जो मैंने कहा है एक एक शब्द से अगर नहीं सत्य हो तो। पटना में शनिवार को बीजेपी ऑफिस के बाहर 6 घंटे तक बर्खास्त संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। देर रात प्रदर्शन कर्मियों के हाथ में मोमबत्तियां लेकर विरोध जताया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज बीजेपी दफ्तर में कल का है, बिहार चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पटना पहुंचे। प्रदर्शन के कारण वो पार्टी ऑफिस नहीं पहुंचे, आनंद फानन में मीटिंग की लोकेशन बदली गई, इसे स्टेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया, जहां मीटिंग 2 घंटे चली। शाम 5:15 बजे नड्डा मुख्यमंत्री आवास जाने वाले थे, हालांकि उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से नहीं हो पाई और वो दिल्ली रवाना हो गए। जो लिखा है हमने थंब में, देख एक चीज देख लीजिए। वो बताया गया है कि तबीयत खराब हो तो होता ही है, कुछ ना कुछ बताया जाएगा ना वजह, तबीयत खराब है, आराम की सलाह दी गई है। अब डॉक्टर ये तो सलाह नहीं दी है ना कि चुनाव में भी आराम कर लो। इससे पहले मीटिंग में शामिल होने के लिए नेता और मंत्री बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन बवाल को देखते हुए सभी पिछले गेट से स्टेट गेस्ट हाउस के लिए निकल गए। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेर लिया था। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की गाड़ी बीजेपी ऑफिस के बाहर जाम में फंस गई थी, उन्हें गाड़ी से उतरकर पैदल बीजेपी कार्यालय जाना पड़ा। दोनों डिप्टी सीएम ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस तैनात रही। कर्मचारी समान काम, समान वेतन और 60 साल नौकरी की मांग कर रहे थे। हड़ताल पर जाने के बाद से 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। ये लोग 28 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, 28 दिन से।
इनको कोई सुनने वाला नहीं है। यही है जनता की सरकार या तानाशाहों की सरकार। अगली लाइए, फटाफट दिखा दीजिए, दिखाइए, फटाफट दिखाइए। तो जिस तरह से विभाग ने 7,500 लोगों को टर्मिनेट किया, उसी तरह एक साथ बहाल किया जाए। विभाग ने हमें मौका नहीं दिया, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम किसी हाल में आवेदन नहीं देंगे। जिन्होंने अब तक आवेदन दिया है वो भुगतेंगे। बेसिकली इसमें खेल क्या, जो फूट डालो राज करो, कि जो आवेदन करेंगे उनको हम दोबारा रख लेंगे और बाकी को नहीं रखेंगे। इस आधार पर इनको बांटा जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर शनिवार को बर्खास्त संविदा कर्मियों ने बीजेपी ऑफिस का घेराव किया। हालात ऐसे बने कि जेपी नड्डा को बैठक की लोकेशन बदलनी पड़ी। दोपहर में शुरू हुआ यह प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। डिप्टी सीएम, मंत्री सब समझाने की कोशिश किए, लेकिन वो डटे रहे। नेक्स्ट विजुअल भी होगा तो विजुअल भी दिखा दीजिए, थोड़ा सा विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखा दीजिए, फिर शुरू करें चर्चा। ये संख्या हजारों में है भाऊ। 28 दिन से कर रहे हैं और कल दफ्तर घेर लिए, नड्डा को भागना पड़ा। मीटिंग करने आए थे, वो मीटिंग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करने आया है प्रदेश में, सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। सारे डिप्टी सीएम से लेके और जिले के जो पदाधिकारी, संघ के पदाधिकारी, सबको बुलाया गया था। और छोड़ बैठक, भागे दूसरी जगह, चलो जल्दी से। और वो तो दूसरे रास्ते से भागे। जो लोग पहले से इकट्ठा थे दफ्तर में, वो पिछले दरवाजे से फांद फांद के भागे हैं। ये कहते हैं कि हमारी लोकप्रियता चरम पर है, जनता हमें हथेली में उठा घूम रही है। ये है खबर दबाने वाले लोग। ये भूमि सुधार डिपार्टमेंट है, उसके कर्मचारी थे संविदा के। सरकार ने एक स्ट्रोक में, देखिए नौकरी देने की बात तो छोड़िए, नौकरी खाने की बात करते हैं। नौकरी देने की बात करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और ऑफिस में जाके नौकरी खाते हैं। करीब करीब 7,500 लोगों को एक झटके में इन्होंने सत्ता से, सरकार नौकरी से निकाल दिया। अब वो लोग जब आवेदन करने आ रहे, चुनाव मुंह पे आ गए, तो चुनाव मुंह पे आने के बाद इन्होंने फिर उनको एक लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया कि अच्छा करो, आप आवेदन करो वापस, हम आपको फिर रख लेंगे। अब वो लोगों को ये पता नहीं है कि आवेदन करने के बाद कितने दिनों के लिए रखेंगे। क्या चुनाव तक रखेंगे? चुनाव के बाद फिर हटाए जाएँगे? क्या कोई गारंटी दे रहे हैं रखने की? तो कुछ उन्होंने कहा कि भई 40-50 लोगों ने आवेदन किए हैं, सरकार ने कहा। अब इन लोगों का कहना है कि जिन्होंने आवेदन किया उनमें से कुछ रिजेक्ट भी हो गए। मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, ये कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक रिकॉर्ड देखा जाए तो मंत्री जी का रिकॉर्ड झूठ का बड़ा है। तो मंत्री जी झूठ बोल सकते हैं, ये कर्मचारी झूठ नहीं बोलेंगे यदि किसी का वापस हो गया तो। आरोप क्यों लगाएँगे? उन्होंने कहा कि जैसे आदेश निकाल के 7,500 को निकाला था, वैसे आदेश निकाल के 7,500 को वापस ले आओ। हाँ, हाँ। आप 7,500 को आवेदन करने के लिए बोलोगे, उसमें से 1,000 को रख लोगे, सारी दुनिया में कहोगे कि हमने रख लिया, हमारा आंदोलन तोड़ दोगे, हमारी हमारी एकता तोड़ दोगे, और ये बताने का प्रयास करोगे कि देखो ये संविदा वाले रोते हैं, हमने तो रख दिया। ये आने को तैयार नहीं है। ये बहुत पुराना घटिया किस्म का संघी सोच का आइडिया है। और दुर्भाग्य है कि ये समाजवादी कहने वाले नीतीश कुमार की सरकार, ये पूर्ण रूप से संघियों के कलर में काली टोपी सर पे पहन के बदल चुके हैं। ये काला सोच है ये निकालेंगे इकट्ठा, बाद में एक-एक करके हमको आवेदन करेंगे। कैसे आवेदन करेंगे? 28 दिनों के बाद पेशेंस देखिए, 28 दिनों के बाद लोग करें, लेकिन 28 दिन बहुत कम है। जो सरकार 2-2 साल तक किसानों को, 700 किसान मरने के बाद भी आंदोलन करने देती है, उस आंदोलनकारी को प्रताड़ित करते हैं, उनको पानी नहीं मिलने देना, उनको बिजली नहीं मिलने देना, रास्ते में काँटों के तार बिछा देना ताकि उनकी गाड़ियाँ नहीं आए, रास्ते खोद डालना ताकि उनके ट्रैक्टर नहीं चले जाए। जो सरकार अपने अन्नदाता के लिए ऐसे कर सकती है, ये तो कर्मचारी है। तो 28 दिन के बाद कर्मचारियों का पेशेंस थोड़ा, और मैं थोड़ा-सा लिंक करना चाहूँगा। देखिए, कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं आशीष जी मेरे इस कथन से। लेकिन मैं कहूँगा कि फिर ये न्यूज़ लॉन्चर छोड़िए, अशोक वानखेड़े को गालियाँ दीजिए जितनी दीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में हालात खराब है। आज इंग्लैंड में 1 लाख लोग रास्ते पे हैं। फ्रांस में बवाल चल रहा है। अपने पड़ोस में नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नीचे लंका में क्या हुआ, ये अपने सामने है। मैं बार-बार कहता हूँ कि तानाशाह बनना छोड़िए। जिस दिन तानाशाह बनना करोगे, एक नए सिविल वॉर को तुम जगा दोगे। और जब-जब बिहार से क्रांति उठी है, ऐसे ही छोटे-मोटे इश्यू से उठी है और उसने पूरे देश में आग लगा दी। आज आपने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया उन लोगों पे।
आप इमेजिन करिए एक एक घर में, जैसे आपने कहा चार पांच लोग होंगे, आज इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। और बेचारे नौकरी कर रहे थे तो उनको वो 5 किलो अनाज भी नहीं मिल रहा होगा। आज मतलब ऐसा ही स्थिति में है। आप अपने आप को उनकी जगह पे, मैं दर्शकों को कहता हूं कि अपने आप को उनकी जगह पे देखिए कि आप जॉब कर रहे हैं, आपको लेटर मिलता है कि आप टर्मिनेट हो गए हैं, आपके पास असंख्य सवाल मुंह फाड़ के खड़े होंगे, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। आप जिससे न्याय मांग रहे हो आपको लठ मार रहा है, लोग जख्मी हो गए हैं। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं, ये जो दुबे है ना, जिसके दिमाग बिल्कुल ऊपर का मंजिला खाली है, निशिकांत दुबे, उसने कहा कि यूट्यूबर्स को समझाओ। ये यूट्यूबर्स की वजह से हुआ। यूट्यूबर्स की वजह से नेपाल में आंदोलन नहीं हुआ, बांग्लादेश में यूट्यूबर्स की वजह से आंदोलन नहीं हुआ। जब जनता पे ज्यादती हो गई तो जनता रास्ते पे आ गई। जब नेताओं के बच्चों ने भोंडा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, या नेपाल का बच्चा तो अपने स्कूल की फीस देने को तैयार, मिलने को तैयार नहीं उसको, वो स्कूल जाता है तो उस स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, और बच्चे नेताओं के बच्चे अपने फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं कि स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड, स्टडिंग इन स्विट्जरलैंड, स्टडिंग इन फला जगह पे, स्टडिंग इन अमेरिका, तो उनकी आत्मा जल जाती है। आज वो लोग जो प्रदर्शनकारी बैठे होंगे, उन्होंने निशिकांत दुबे के वो शादी के सालगिरह के फोटो भी देखे होंगे। क्या बेचता भाई निशिकांत दुबे? क्या है निशिकांत दुबे जो इस देश में उनको अधिकार मिले हैं? और सोच ही गलत है इस देश की, दमनकारी सोच है कि यदि हमने डिसीजन लिया तो वो फाइनल है, और उसके बाद आपका क्या होता है हमें कोई लेना देना नहीं। आप मरे तो हमारे लिए मरे क्या? तो आपके लिए कौन मर रहा है साहब? जो पहलगाम में जो मरे वो आपके लिए मरे क्या? फिर आप तो क्रिकेट खेलने में व्यस्त हैं पाकिस्तान से। जो वहां चाइना में जो वहां पे जब झड़प हुई और हमारे शहीद हुए जवान, वो तो देश के लिए हुए हैं, और आप कहोगे मेरे लिए हुए क्या? मैं तो चीन जाके हाथ मिलाऊंगा, झूला झुलाऊंगा। तो ये जो कर्मचारी है ये देश के लिए काम करते हैं, लेबर है, उनका कंट्रीब्यूशन है देश की जीडीपी में। जब तनख्वाह मिलती होगी तो कुछ चीज भी खरीदते होंगे तो वो टैक्स भी देते हैं, जीएसटी में भी भागीदारी है उनकी। आपके जैसे फ्री फंड में नहीं मिलता उनको, फ्री की बिजली, फ्री का ट्रांसपोर्ट, फ्री का टेलीफोन सांसदों को, विधायकों को। ये उनकी पीड़ा है। मैं कह रहा हूं ये आज 28 वहां उठ के चले आए, और यदि आज इनको लोकेशन बदलना पड़ा और ये जो पिछले दरवाजे से भागना, क्यों हिम्मत होती सामने दरवाजे से चले जाते, बात करके चले जाते हैं। हाँ, बोलते क्या मैं आपके बीच में आया हूं, बताइए क्या हुआ? हाँ, मैं दिल्ली से आया हूं आपकी बात सुनने। चलो सुनने के लिए बता, नड्डा जी जाते क्या? आप आइए बताइए मुझे, मैं क्या करता हूं। मर्द का कलेजा चाहिए आशीष। 36-56 इंच की सीना मायने नहीं रखता, उसके अंदर दिल बड़ा होना चाहिए, और दिल ताकतवर होना चाहिए। सीना मायना नहीं रखता कि जाके बैठिए हाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भाई मेरी सरकार में भागीदारी है, बताइए क्या है, बताइए। मैं आप सहानुभूति पूर्वक विचार करता हूं। क्यों भागे आप? क्योंकि आपको आपकी पार्टी और चुनाव का पड़ा है। आपको बिहार से सत्ता में रहना है, बिहार में, जिस बिहार के मायने आपको मात्र बिहार की जमीन है। एक भौगोलिक रूप से बिहार जो मैप में है वो है आपके लिए। बिहार की जनता से बनता है। बिहार झाड़ी, मैंने बार बार कहा ना, नदियों और झाड़ियों से नहीं बनता बिहार। यदि 7,500 लोग कोई कम नहीं होते, 7,500 लोग धरने पे बैठे हैं और सरकार में से कोई मिलने नहीं जाता, तो कितनी अहंकारी सरकार है ये। और एक ही सॉल्यूशन, आपकी मांग हमारी लाठी, मैं एक ही एक चीज सॉल्यूशन तो है। सवाल आओ, यहाँ पे एक बड़ा सवाल है जो चुनाव को लेकर के अब सवाल है। ये आज से नहीं, आदि से है कि चुनाव, जब भी चुनावी वक्त होता है तब कितनी भी क्रूर सरकारें हों, उनका वो मानवीय चेहरा, भले वो ढकोसला हो, पाखंड हो, लेकिन मानवीय चेहरा दिखाने लगती है। ये भाजपा की चुनाव जीतने की मशीन वाकई इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अब ये चुनाव में भी मानवीय चेहरा नहीं दिखाते हैं। चुनाव सर पे है, चुनाव की मीटिंग के लिए गए हो आप,
और आप वहां पर प्रदर्शनकारियों से मिलते नहीं हो। वो 28 दिन से बैठे। पहला अभी 3 दिन पहले आपको बताऊं, 3 दिन पहले वो लाठीचार्ज के विजुअल अगर हम लोग नहीं चलाने में दिक्कत होती है इसलिए नहीं चलाए। बीपीएससी के बीपीएससी के हजारों छात्रों ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया और इतनी लाठियां मारी गई हैं कि उसमें किसी का सर, किसी का हाथ, किसी का पैर, मतलब भयंकर लाठीचार्ज हुई उस दिन। एक्स पर तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो इतने फुटेज हैं कि मैं अगर अभी दिखाऊं तो 1-1.5 घंटे खाली फुटेज कंपाइल करके चला सकते हैं, खाली फुटेज। ऐसा भयंकर लाठीचार्ज हुआ। जब चुनाव सर पे है उस समय अपने प्रदेश के छात्रों पर, युवाओं पर, ये तो मैं कह रहा हूं नकारी और निकम्मा सरकारें भी कभी लाठियां नहीं चलवाती। पटना में पिछले 1 महीने में छात्रों के आधा दर्जन प्रदर्शन प्रोटेस्ट हो चुके और सब में लाठी गिराई जाती है। दनादन ले लाठी जाओ। ये मुझे लगता है कि उस सिस्टम की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है जिस सिस्टम में मतदाता का, महिला का, यूथ का किसी कोई उपयोगिता नहीं। ये जितना मीटिंग उटिंग चुनावी तैयारी की चल रही है, ये सब मीटिंग ढकोसला है कि देखो हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी नतीजा सब लिखा जा चुका है। क्या ये संदेह अगर इस पे कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? कौन मारेगा अपने प्रदेश के युवाओं को? क्या उन युवाओं में पता है कि कौन हमारा आशीष मतदाता है, कौन तेजस्वी का मतदाता है? आशीष आशीष हम्म, एक मानवीय पहलू होता है हर इंसान के जीवन का, हम्म, और वो मानवीय पहलू होता है कि हम देखते हैं कि गाय को भी रोटी खिलाते हैं। वो मानवीय हम्म, पहलू है। पुण्य लगने के लिए कुत्ते को रोटी देते हैं। हम्म, कई लोग आपको देखा होगा कि कौवे को कुछ खिलाते हुए पंछियों के लिए पानी रखते हैं। हम्म, गर्मी में वो लोग पानी का वाटर हट जिसको बोलते हैं, हमारे मराठी में पानपुई बोलते हैं, वो खोल के रखते हैं कि पीने की पानी की। क्या होता है ये मानवीय पहलू होता है जीवन का। दो कोई कोई तकलीफ में है तो उसको थोड़ा-सी मदद कर लो, थोड़ा-सा उसके तरफ देख के, क्या भैया क्या है? अरे, अरे, अरे! ऐसा हुआ। ये कहना भी एक मानवीय पहलू है। और हम्म, एक अमानवीय राक्षसी प्रवृत्ति होती है जिसको किसी का कोई लेना-देना नहीं। मैं और मेरा, माय और माय सेल्फ, मैं और मेरे सब कुछ। इसके सिवा मुझे कोई किसी का लेना-देना नहीं। रही चुनाव की बात, तो आशीष जी अब चुनाव के लिए मतदाताओं की ज़रूरत कहाँ है? मैं तो कहता हूँ कि अब चुनाव आयोग ने तो सीधे सर्टिफ़िकेट ही दे देनी चाहिए। हाँ। बीजेपी से लिस्ट मंगाओ और सर्टिफ़िकेट दे दो। हम्म, क्योंकि जितना बदतमीज हो गया है चुनाव आयोग कि अब वो सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि चुनाव की सूची, मतदाताओं की सूची बनाना ये हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। हम्म, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकता। दखल न दे एसआईआर हमारे कब काम। करेंगे कब नहीं, इसका कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। हम्म, ये चुनाव आयोग खुद के अपने एफिडेविट में ये मान रहा है हाँ। कि चुनाव की सही सूची बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और जब कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता तो उसमें न्यायपालिका इंटरवेन करने की न्यायपालिका की जिम्मेदारी। हाँ। न्यायपालिका को क्या लेना देना है चुनाव आयोग से? हम्म, तो चुनाव आयोग फर्जीपना करेगा, वोट चोरी करवाएगा, डकैती करवाएगा, तो कोई तो पूछने वाला होगा, हम्म, और वो न्यायपालिका है। कार्यपालिका गलती करती है तो न्यायपालिका बोलती है। विधायिका गलती करती है, गलत कानून पास करती है तो न्यायपालिका बोलती है कि कानून गलत है, पास नहीं कर सकते आप। बोलती है ना न्यायपालिका। तो न्यायपालिका संविधान का कस्टोडियन है। न्यायपालिका उसमें, इन्हें कहा कि न्यायपालिका कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल न्यायपालिका को अधिकार है। भूल जाइए 1952 का वो केस, और याद रखिए 1925 का 2025 का वो केस उत्तराखंड वाला। क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं कि फॉर्म का सही आकलन करे और उसको एक्सेप्ट करे? क्या चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्यों रिजेक्ट किया था उस महिला का फॉर्म, और क्यों सर्वोच्च न्यायालय के इंटरव्यू के बाद वो फॉर्म पास हुआ? क्योंकि वो महिला चुनाव जीतती थी। जीतने वालों को आपने रोका, क्योंकि नतीजा जब आया तो वो महिला चुनाव जीत चुकी जिसका आपने रिजेक्ट किया। क्यों चुनाव आयोग का ये काम नहीं है चुनाव सही से होना? क्यों चंडीगढ़ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन करना पड़ा? क्योंकि चुनाव आयोग को स्वायत्तता के मायने नंगा नाच करने का नहीं है। चुनाव आयोग को स्वायत्तता के मायने संविधान को रगड़ने का अधिकार नहीं है। स्वायत्तता के एक कुछ मायने होते हैं। स्वायत्तता जिम्मेदारी के साथ आती है, और गैर जिम्मेदार आदमी स्वायत्तता की बात करने का अधिकार नहीं है उसको। जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों होती है।
दोनों होती है। जवाबदेही। हाँ क्या है जवाबदेही आपकी? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो उन बेकार की बातों का। जब निर्लज्जता अपनी सीमा पार कर लेती है, तब सर्वोच्च न्यायालय को लठ बजाना पड़ता है। आप तो कहोगे कि भैया हमारा अधिकार है, नैतिक अधिकार है सर्टिफिकेट देने का, और हमने दे दिया, इसमें नहीं पूछ सकता चुनाव आयोग क्यों सर्टिफिकेट दे दिया ना। आपको स्वायत्ता है कि मामले में स्वायत्ता व्यभिचार करने का नहीं है, और ये राजकीय व्यभिचार है जो आप कर रहे हैं। हाँ राजकीय व्यभिचार है। मंदिर के पुजारी का अधिकार है पूजा करने का, वो कहेगा कि मंदिर का मेरा अधिकार है, मैं पैसा पूजा करूंगा, लेकिन फिर मंदिर के पुजारी को यह अधिकार नहीं कि कौन पूजा करने आएगा और कौन पूजा नहीं करने आएगा, वो तय करेगा। मंदिर का स्वायत्ता मेरे पास है, तुम मंदिर में नहीं बोल सकते, ऐसे कैसे नहीं बोल सकते? खुद ही तय कर लोगे, हम क्या है, खुद ही को सर्टिफिकेट दे दोगे। तो जब ऐसा राजकीय व्यभिचार करने वाला चुनाव आयोग देश में हो, तो फिर मतदाताओं की किसको पड़ी है आशीष? किसको पड़ी है? कौन कहता है? इसीलिए भ्रष्टाचार चरम पे, इसलिए जनता की बात कोई नहीं करता है, इसलिए प्रधानमंत्री अपने मन की बात करती है, जन की बात नहीं करते। एक आखिर में चर्चा खत्म करते करते एक बात और, जो हम बता दें, जो हम खबर चला सकते थे लेकिन नहीं चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार से 5:15 5 बजे मुलाकात तय थी नड्डा जी की, मुलाकात नहीं हुई, बिना मुलाकात के लौटना पड़ा। फिक्स मुलाकात थी, ऐसा नहीं है कि बिना मुलाकात के गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उनके पार्टनर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात होनी थी और फिक्स भी थी, टाइम भी फिक्स था, हमने दिखा दिया, नहीं हुई। कितना बढ़िया था, हम बता देते कि खेला होने वाला है 24 घंटे में, गठबंधन टूटने वाला है, बता सकते थे हम। लेकिन हमें पता है कि वो नीतीश कुमार वो इतना मतलब रीढ़ विहीन बेगैरत हो चुके हैं दोनों जो है। दोनों तरफ से है आशीष जी। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली आप इतने मैच्योर्ड है और इतना बढ़िया चैनल चला रहे हैं, तो आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि वो डिसीजन ले, और आप जेपी नड्डा को भी जानते हैं कि जो डिसीजन नहीं ले, भिखारी भिखारी से हाथ मिला के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता। दोनों में से एक को पैसे वाला होना होता है, तभी निवेश की बात होगी। पता पड़ा दोनों भिखारी हाथ मिला के एक निवेश की बारे में चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल क्या लेने जा रहा था, जो असली सवाल है जो होना चाहिए, जो नड्डा के पटना पहुंचते ही हालात पैदा हुए, मुझे लगता है क्योंकि नीतीश कुमार जो आदमी होता है ना, कि जो शुरुआत से, सब हम लोग खबर की दुनिया में है, हम लोग मरते रहेंगे। जैसे मान लिया मरणासन पड़े हुए हैं, और उस समय कोई बताया कि अरे वो पता है मोदी ऐसा कर दिया, हालांकि तब मोदी रहेंगे, कौन रहेगा, ऐसा कर दिया, तो वहां से भी कहेंगे अरे यार इसका ये हेडलाइन बना लो, भले आवाज धीमे निकले, हेडलाइन इसको जल्दी से कर डालो खबर। तो नीतीश कुमार सेहत कितनो खराब है, राजनीतिक सातिरपना जो है ना, वो सातिर, राजनीतिक रूप से मैं उनको सातिर कहूंगा, ये शब्द लोग आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन सातिर है वो राजनीतिक रूप से। वो 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 जो है ना, कितना भी मान लिया वो सेहत उनकी दुरुस्त ना हो, कुछ भी हो हालात वहां की एक्चुअल, वो अभी सातिरपना है। उन्होंने देखा कि सवेरे से ये आदमी पे गुस्सा भड़का है, घेर रहे हैं लोग, दौड़ा रहे हैं लोग, विरोध कर रहे हैं, दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो। इससे गुस्सा है, इसको इस पे चढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी सीएम हाउस पे चढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, डिस्टेंस मेंटेन कर लो। क्या यही नहीं है कि जाओ भैया हमारी तबीयत खराब है, तुम वहीं चले जाओ, वहीं चले जाओ। दूसरी बात है, इन दोनों का नाम मिलना हम इसलिए नहीं कहते कि महागठबंधन मतलब या एनडीए में क्रैक है, क्योंकि भाई अमित शाह नहीं मिले तो समझ में आता है। हाँ, एनडीए गठबंधन में पूरे जो कुछ भी है सिर्फ अमित शाह है। हाँ, अमित शाह क्या करते? अमित शाह ने किसी को मिलने से मना कर दिया तो खबर होती है। अमित शाह किसी को आधा घंटा बिठा के बात करे तो खबर बनती है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर वो है।
जो आदमी एक चंद सेकंड में यह तय कर लेता है कि इस देश का उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा हो जाता उसमें है। भी एक एडिशन है बाबू, एक एडिशन इसमें भी जो मेरे हिसाब से नीतीश अमित शाह से मिलने से मना कर दे तो ज्यादा बड़ी खबर है। अमित शाह हाँ, अगर नीतीश से मिलने से मना करते हैं, अमित शाह नीतीश से नहीं मिलते नहीं हैं, नहीं, तो खबर कम इसलिए है। नीतीश नहीं कुमार नहीं, मैंने क्या कहा, ये बताने की तो कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश की जगह कहां पर है, कहां पर है कहां पर है? जगह। देखिए, हाँ नीतीश नीतीश को नहीं भी मिले अमित शाह, तो भी हाँ एनडीए इंटैक्ट है, तो भी हाँ एनडीए इंटैक्ट है। हाँ ठीक है, लेकिन अमित शाह को नीतीश ने मिलने से मना कर दिया, इसका मतलब अब हर आदमी ने सर उठाना शुरू कर दिया। हाँ, ये दुस्साहस है फिर, ये दुस्साहस है। इसकी बरोबर सजा मिलेगी इसकी फिर सजा। ये हाँ, क्योंकि शाह किसी से नहीं मिले तो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, नई मुलाकात से ये संदेश जाता है कि इस आदमी की जगह क्या है। चलो जगह ठीक है क्या है? यार, ये हाँ, सही है, तो साइड में हो जाओ, नहीं मिलेंगे साहब। जगह। तो हाँ, यही है स्थिति। नड्डा नहीं मिले, बस इतना समझिए कि नीतीश ने मना किया नड्डा से मिलने की, हमारी तबीयत नहीं ठीक है भाई, एयरपोर्ट जाओ, दिल्ली निकल लो तुम, हाँ, तुम्हारी निकल भी लो। औकात हमारे लिए नहीं है। बस सा थोड़ो हो तुम। फिर इजाजत दीजिए, लेकिन जो खबरें हैं ना, उन खबरों को देखिए। महागठबंधन टूटने वाला है, अरे ये दिन भर सुबह शाम तक इनको यही ड्यूटी दी गई है। अगर इनके टूटने से टूटता ना, तो दिन अभी भर तक कई, ड्यूटी, मतलब अभी तक तो पाउडर हो जाता है, टूट टूट के। पाउडर होता है, हाँ पाउडर हो जाता, सही बात है, पाउडर। इतना इतना इंडिया गठबंधन तोड़ा इन्होंने। में सड़कों पर दौड़ाए जा रहे हैं, जूता छोड़ भाग रहे हैं भाई, सत्ताधारी दल एक एनडीए एक लोग, बात तब खबर नहीं दिखा बताइए, रहे। जब चिराग पासवान ने बोला था हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ हाँ तब भी हमने कहा था कि ये प्रेशर टैक्टिस है, कोई गठबंधन टूटेगा नहीं, इसकी मजबूरी हाँ है वही रहेगा ये, इसकी मजबूरी है वही रहेगा ये। हम्म। जबकि जबकि चिराग की लैंग्वेज अलग थी भाऊ, कि हम अलग थी ऑल टुगेदर, 243 सीटों पर लड़ने में सक्षम हैं। सक्षम है, और हम लड़ेंगे, तैयारी करिए, तैयारी कर तैयारी रहे हैं हम करिए। 243। हाँ, ये नहीं कहा था कि चिराग हर सीट पर 243 सीटों पर चिराग नहीं है। नहीं नहीं सेंटेंस में गड़बड़, मतलब अलग था पूरा, और पूरा राजनीति ही, इसी शब्दों के खेल में तो नहीं, राजनीति लेकिन चलती है। नहीं खैर, नहीं, लेकिन हमें शब्द याद शब्द नहीं। कौन हाँ बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। यही हाँ शब्द जब मोदी जी गुजरात में बोले, हाँ तो वो पार्टी को मजबूती दे रहे थे, और यही हम्म। शब्द तेजस्वी बिहार में बोले, तो एनडीए गठबंधन टूट गया। टूट गया, टूट गया। मोदी जी हैं, आप चौंक जाएंगे, खबर अभी हम आज ही लेकर के आएंगे। अब आप तो बच गए, लेकिन मुझे तो रोजगार मिल गया है। आप बच गए क्योंकि जो है हमारे भतीजे श्री, अब वो पहुंच गए हैं कॉलेज में। जो बच्चे 12वीं तक में है, सीबीएसई तक वाले पढ़ाई कर रहे हैं, आदेश पढ़ेंगे तो होश उड़ जाएगा। मोदी जी के जन्मदिन पे कार्ड बनाने की जिम्मेदारी है किसको? पेरेंट्स को, गार्डियन को। माँ बाप कार्ड बनावे, ई कार्ड बनाए या फिजिकल कार्ड बनावे। बताइए आप, ये तो जोंग को पीछे छोड़ दिया है। अब कहेगा कि नहीं जो है ऐसा शब्द है आपत्तिजनक, राजद्रोह है। अगर राजद्रोह है तो हम राजद्रोही है? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप राजद्रोह करो, आप राजद्रोह करो। बताइए हमारा ये। हमारा हमारा भतीजा अभी पढ़ रहा है स्कूल में, तो अब वो ऑर्डर आप तक आ गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ राजद्रोह करें, या फिर बताइए न्यूज लॉन्चर के तरफ से एक जन्मदिन का तोहफा ही दे दीजिए, कि अभी तक के जन्मदिन के रिटर्न गिफ्ट क्या क्या बचे हैं, वो कब दोगे? रिटर्न, ये रिटर्न में नहीं, यहाँ वन वे ट्रैफिक है, खाली हजम हजम कर जाओ सब। अजब। देश भगा रहा है, ये कह रहे हैं कार्ड लाओ हमको। मतलब पहली बार कोई ऐसा आदमी, ऐसा आत्ममुग्ध इंसान हमारे जन्मदिन पे हमें कार्ड लाओ। मतलब खुद नहीं बोल रहे, लेकिन जो स्कूल और ये आदेश आ रहे हैं, पीछे से कौन लोग हैं? अब देखिए इस देश का भविष्य, मैं एक लाइन बताऊं, उसका कार्यक्रम है। मास्टर साहब लोगों के लिए आदेश आया है कि रैली में भीड़ के साथ आओ, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हुए, मास्टर साहब लोगों के। बच्चों के लिए आया है कि जन्मदिन के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करो, और माँ बाप के लिए, बच्चों के माँ बाप के लिए है कि कार्ड बनाओ। पूरा देश रोजगार हो गया। इससे अच्छा कि कहीं पर ऐसे आसन ग्रहण कर लो, वहां पर कह दो सब लोग दूध लाओ और दुग्धाभिषेक करो। नहीं, है? वो समय आएगा, वो समय आएगा,
वो समय आएगा, घर घर मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर बनेंगे मोदी जी के, और फिर उसका तय होगा कि निहाय सोमवार को ये अभिषेक होगा, मंगलवार को ये अभिषेक होगा, बुधवार को ये अभिषेक होगा। आज जन्मदिन है तो आज पूरा शहर तोरण और लगा के, लाइटिंग लगा के वो हो जाएगा। वो आएगा, आएगा, समय आएगा, ज्यादा नहीं। और ये समय और तो आएगा वो भी बाबू, एक आध साल में हो जाएगा, ये एक आध साल में समय हो तो जाएगा। वो भी आएगा। ऐसे लोगों का वो अभिषेक होता है कि उसके बाद अभिषेक लिखना भूल जाते हैं लोग। मैंने वो क्या भी कहा, समय आएगा। कभी कभी मतलब जब डॉक्टर के पास अब जाते हो कि बोले बाल तोड़ हो गया डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब बोलते इसमें चीरा लगेगा लेकिन अभी कुछ दिन रखो, इसको पकने दो। पकने के बाद चीरा लगता है। तो ये अब वही पकने की नौबत आ गई है। हम बार बार आगाह कर रहे हैं। हम देश से प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते मेरे देश में, ये हमारे पड़ोस में जो हुआ वो मेरे देश में आ जाए। हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम सनातनी, हम विश्वास रखते हैं भगवान, हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय मेरे देश में मत आने दे। हम भगवान से साथ प्रार्थना करते हैं, हम तुम्हारे नेताओं को कि अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए, इतनी ज्यादती मत करिए कि जनता विद्रोह करे। 28 दिन तक बैठने के बाद जब 8,000 लोगों को कोई सुनने नहीं जाता, तो लोग आज मार्च कर गए। ये शुरुआत है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे गलत मत समझिए। मैं देश से प्यार करता हूं, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं। हाथ जोड़ की विनंती है सब नेताओं से, संभालिए, अपने आप को संभालिए। इंसान बनिए, भगवान के लिए, भगवान मत बनिए। चलिए इजाजत दीजिए, फिर आते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।